देखिए, आज हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स के विषय में। आज हम लोग पूरा इकोनॉमिक्स से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या है इकोनॉमिक्स और क्या है इकोनॉमी। इन दोनों में हम लोग को अंतर देखना है क्या है, और हमें समझ लेना है इकोनॉमिक्स ही ऐसा एक किताब है जो बच्चों को पढ़ने में, जो सब्जेक्ट है जो बच्चों को पढ़ने में बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन कुछ नहीं है इसमें भी अगर अच्छा से पढ़ा जाए तो आपको समझ में आएगा कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, लेकिन इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि जो हम जितने भी किताब हम लोग पढ़ते हैं वो हमारा इकोनॉमिक्स है, लेकिन उसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं उसे हम इकोनॉमी कहते हैं, यानी हम उसके अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। अब क्या है, देखिए, एक ये इकोनॉमिक्स का किताब है तो इसे हम कहते हैं ये हमारा इकोनॉमी है। क्या है हमारा? इसे हम कहते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स कहेंगे हम। क्या कहेंगे इसे? ये इकोनॉमिक्स की एक बुक है, और इस बुक को पन्ना जैसे ही आप उलाटते हो, इस पन्ने के अंदर आप देखते हो तो आपको इसके अंदर मिलेगा कि हम इसमें क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं, इकोनॉमी का। इकोनॉमी का किस चीज़ का? हम लोग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ध्यान में रहे, आप लोग इसका इंट्रोडक्शन ढंग से लीजिए, आज ध्यान में रहे। और इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है? अर्थव्यवस्था। आप लोग अगर शुरू से अगर क्लास करोगे, शुरू से अगर देखोगे, आप पूरी वीडियो फुल देखोगे, तब आपको समझ में पूरा आ जाएगा, वरना आप लोग की मर्जी। अब हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में देख लिए कि इकोनॉमिक्स मीन्स क्या होता है और इकोनॉमी मीन्स क्या होता है। इस पन्ने को ऐसे ही हम उलाट के देखें तो इसके अंदर जो जो हमें अर्थव्यवस्था मिलेगा उस अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। मैं कहती हूँ कि आपका अर्थव्यवस्था क्या है, आपकी इकोनॉमी क्या है, मेरी इकोनॉमी क्या है, ये देश की इकोनॉमी क्या है। हर चीज़ की हम लोग इकोनॉमी देखते हैं, हम इकोनॉमिक्स नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं? इकोनॉमी देखते हैं। क्या चीज़? अपने भारत का हम जीडीपी देखते हैं, हम अपने भारत का जीएनपी देखते हैं, हम अपने भारत में एनएनपी देखते हैं। ये है क्या? क्या चीज़ ये है जिसके बारे में हम लोग को इतना पढ़ना पड़ता है और हमें इतना समझना पड़ता है? तो देखिए, आप लोगों ने ये चीज़ तो देख लिया कि ये हमारा बुक्स है। कौन सा है? इसका नाम है बुक। इसका नाम क्या है? बुक है। और ये किस चीज़ का बुक है? इकोनॉमिक्स का। इस इकोनॉमिक्स में हम लोग को इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना है, यानी हमें अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। अब इस बुक्स को लिखा किसने था? अर्थशास्त्र का जो अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र के बुक को, इकोनॉमिक्स के बुक को लिखा किसने था? तो चाणक्य लिखे थे। चाणक्य के बारे में मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अर्थशास्त्र की बुक चाणक्य भी लिखे थे। वो क्या था, आप लोग को जब मैं हिस्ट्री में बता रही थी मौर्य वंश के समय में, उसमें मैं आप लोग को बताई थी। वो जो चीज़ था वो पॉलिटी से रिलेटेड था। ये जो चीज़ है आपको इकोनॉमिक्स के से रिलेटेड है, लेकिन पॉलिटी में भी अपनी अर्थव्यवस्था ख़त्म होती है। क्या होती है? जो अपनी अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे पॉलिटी से भी ख़त्म होने लगता है। क्या है पॉलिटी? क्या चीज़ ऐसा लिखा गया है? राजनीति के बारे में। जिस तरीके से जितने भी वॉर हुए हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो हिस्ट्री में आप घुस के जाइए देखिए, तो जितने भी पहले से ही, जैसे कि हम लोगों ने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था, उनमें हम लोगों ने बहुत सारे वंश के बारे में पढ़ा, उन वंश के हम शासकों के बारे में पढ़े, हम संस्थापकों के बारे में पढ़ लिए। तो जब युद्ध एक दूसरे से करना स्टार्ट किए थे सब, तो इसमें से इनका इकोनॉमी क्या होता है? गिर जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वॉर करोगे तो आपका बंदूक, गोली, चाहे जो भी तीर, धनुष, शरीर, सब कुछ से आप हानि होता है आपका। तो इसी तरीके से हम इसे चाणक्य को भी कहते हैं कि ये चाणक्य हैं इसके पिता। हम अरस्तु को ना मान के हम किसको मान लेंगे? हम चाणक्य को मानेंगे। लेकिन सिर्फ हम आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, आपसे एक चीज़ पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, तो आप एडम स्मिथ को कह देना।
अब इस बुक को 2 भाग में कर दिया गया, इस बुक को 2 भागों में कर दिया गया। एक को कहते हैं माइक्रो और एक को कहते हैं मैक्रो। मैक्रो कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, एक को कहते हैं माइक्रो, एक को कहते हैं मैक्रो। माइक्रो जो होता है वो छोटे चीज का, किसी एक चीज के बारे में, एक फॉर्म के बारे में बताता है। अब मैक्रो का मतलब होता है कि पूरा ये सेंट्रल, पूरे ये देश के बारे में बताएगा कि यहाँ का इकोनॉमी क्या है। जिस तरीके से अगर मैक्रो में पूछा जाए कि आप कितने कमाते हो, एक आदमी का कमाई के बारे में निकालो, तो वो सब कुछ ये बता देगा। तो इसको जो उनका नाम का था रैगनर फ्रीस, क्या नाम था, रैगनर फ्रीस। रैगनर फ्रीस ने 1933 में, कब, 1930 में उन्होंने क्या किया, 33 होगा, 30 नहीं होगा, 1933 होगा। रैगनर फ्रीस ने 1933 में इन किताब को, इसे जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी है, इसे 2 भागों में बांट दिया। क्योंकि इन्होंने कहा था कि एक बुक हम लगा देते हैं कि ये रहेगा माइक्रो का और एक रहेगा मैक्रो का। इस बुक का भाग 2 कर दिया गया। कितने भाग कर दिया गया, 2 भाग कर दिया गया। अब इस तरीके से आपको वहाँ जगह खाली नहीं है, इस तरीके से बताना पड़ेगा। एक तो ये हो गया किताब, एक ये हो गया किताब, और दूसरा इन्होंने इस तरीके से एक किताब ये रच दिया कि एक बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया। एक में बता दिया गया कि माइक्रो के बारे में कि किसी एक फॉर्म, एक व्यक्ति, एक के लोग के बारे में बात करता है, माइक्रो। और लेकिन इसके बाद जो आता है, क्या नाम, देखो उन्होंने तो 2 भाग में बस बांटा था, लेकिन इस माइक्रो का खोजकर्ता अलग होंगे। इसके बाद में आता है मैक्रो। मैक्रो हुआ, क्या हुआ, एक हुआ माइक्रो और एक हुआ मैक्रो। ये पूरे देश की जीडीपी, सेंट्रल, सब कुछ के बारे में बताएगा। तो आपने एक किताब में 2 किताब कर दिए। इसके आपने जनक समझ लिए कि इसके जनक कौन है, इसके एडम स्मिथ हैं, जो अर्थशास्त्र के जनक हैं, एडम स्मिथ हैं। लेकिन यहीं पे जो माइक्रो के जनक का नाम है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, जो 1890 में इसका खोज किए थे कि किसके बारे में ये बात करता है। तो किसी एक फॉर्म, किसी एक व्यक्ति, एक के बारे में ये बात करता है। कौन सा, माइक्रो। तो इस माइक्रो के खोजकर्ता को आप लोग ध्यान में रखना, कौन थे, ये जो अल्फ्रेड मार्शल थे, इन्होंने खोज किया था माइक्रो का। और ये है, ये इसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, ये देखो, एक कहते हैं व्यष्टि, एक होता है इसका क्या नाम है हिंदी में, समष्टि की क्या तो नाम उसका भी है, ठीक है। तो अब आप लोग सर्च मार लेना मैक्रो का। अब यहाँ पे 1890 में इस माइक्रो का जो जनक है उन्होंने खोज किया था, जिनका नाम है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा, इसके समष्टि ही कहते हैं, इसके व्यष्टि कहते हैं, इसे समष्टि कहते हैं। ध्यान माइंड से उतर जाता है कभी कभी, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि में हम लोग किसी के एक के बारे में, और समष्टि में बहुत सारे लोगों के बारे में बात होता है। अब इन मैक्रो है, माइक्रो के जो जनक हैं, माइक्रो के जनक का नाम है एम किन्स। एम किन्स ने 1930 में इस मैक्रो का खोज किया और इन्होंने बताया कि पूरे हम विश्व के बारे में, इसके बारे में पढ़ सकते। तो 2 तरीके से जब आप 11th या 12th में होंगे तब आपको ये 2 बुकों के बारे में पता चला होगा। या तो एक ही बुक में ये 2 तरीके से दोनों दे दिया जाता है कि एक साइड में मैक्रो है, एक साइड में माइक्रो है। वो क्या है उसमें भी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। जब आप 12th क्लास अगर कर रहे हो, 12th क्लास, अगर 12th का पेपर तो आप दे लिए, अब तो ख़त्म हो गया, लेकिन जब 2024 से आप लोगों का स्टार्ट होगा 12th, इसी में आप लोग फर्स्ट जो ये क्लास है इससे आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। हम लोगों को इसमें बहुत सारे कुछ पढ़ने हैं, जीडीपी, जीएनपी, जितने भी हैं हमें ये भी सारे पढ़ने हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे कि हमने पिछले क्लास में इतने देख लिया था, अब क्लास में हम इतने देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रैगनर फ्रीस ने 2 भागों में बांट दिए, दोनों का नाम आप लोग को पता है। अब
जो इस अर्थशास्त्र का बुक है, उस अर्थशास्त्र के बुक को लिखने वाले, इन्होंने कौन सी बुक एडम स्मिथ ने लिखा था, जो अर्थशास्त्र के जनक हैं, एडम स्मिथ ने कौन सा बुक ऐसा लिखा था, तो वो बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये उनके बुक्स है, किसका, एडम स्मिथ का है, उन्होंने इस बुक को लिखा था। राइट, समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि अब हम अपने इकोनॉमी में घुसे। हम इकोनॉमिक्स के बुक के बारे में समझ लिए, लेकिन हम देखते हैं कि इस इकोनॉमी को कितने भागों में बांट दिया गया। जो इकोनॉमी हमारी है, इकोनॉमिक्स है हमारी, इसको कितने भागों में, कितने सेक्टरों में बांट दिया गया। तो इस इकोनॉमिक्स का सेक्टर 3 होता है। कौन सा सेक्टर, एक को कहते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स सेक्टर क्या क्या है। जो सेक्टर हैं इनको हम देखते हैं। ये भी मान लीजिए 3 है। एक है जो नेचर, किसी का नेचर यानी स्वभाव पे डिपेंड करता है कि उसका स्वभाव क्या है, वो क्या कर रहा है। ये नेचर नहीं कि उसके आंखों का, उसके माइंड, ये सब नहीं, ये तो अलग सा है, इस नेचर के बारे में बताऊंगी। तो देखिए इकोनॉमिक्स जो सेक्टर है ये 3 है। एक तो होता है नेचर मतलब स्वभाव, दूसरा होता है टर्म्स यानी शर्त क्या क्या रखी जाएगी, तीसरा है ऑनर यानी इसका स्वामी का क्या होना। यानी 3 ही लोग हैं इसमें, एक तो स्वभाव है, दूसरा शर्त है और तीसरा ऑनर है यानी स्वामी है। अब इसमें आपको ये पता नहीं चला होगा कि ये क्या है। अब इसमें आपको पता अभी चलेगा कि सच में ये है क्या, जो हमने नेचर स्वभाव के बारे में बताया। देखिए ये जो स्वभाव है, इस स्वभाव को हमने 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, हम अपने स्वभाव को 3 भागों में, अपने कार्य को 3 भागों में बांट दिया। वो क्या है, एक को कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। अब हमने देखा था इकोनॉमिक सेक्टर, इनमें हमें देखिए, हम अभी इंट्रोडक्शन ये चल रहा है आपका, इसके बाद आपको सारी की सारी कहानी समझ में आएगी। इसकी सारी की सारी जितनी भी है इसके बुक्स के बारे में आपको पता चलेगा, किस तरीके से आपको पढ़ना है, पहला सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, मतलब पहला चैप्टर आपका क्या होना चाहिए। सारे के सारे आप लोग, आप 12th क्लास में वाले हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की भी तैयारी करते हो, उसमें भी आपको ये चीज़ समझ लेना है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर होता है यानी इसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, यानी क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। इस प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो स्वभाव है हमारा, उन स्वभाव को 3 भाग में बांट दिया गया कि एक है प्राइमरी सेक्टर यानी कि हमारा क्या है, प्राथमिक सेक्टर। वो क्या क्या है, तो वो क्या है, वो कृषि है और पशुपालन है। कोई भी बंदा अगर इस स्वभाव में जाता है तो उसमें उस स्वभाव उसकी देखी जाती है कि वो क्या क्या करता है, मतलब स्वभाव, काम के प्रति स्वभाव। तो ये काम के प्रति स्वभाव बता रहा है कि आप प्राथमिक सेक्टर में गए हो और प्राथमिक सेक्टर में आप कृषि और पशुपालन कर सकते हो। किसी चीज़ का आप खनन कर सकते हो, किसी चीज़ का खनन कर सकते हो, लेकिन जो आप निर्माण भी कर रहे हो, लेकिन आप उसका विनिर्माण नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अगर मान लीजिए, एक बात आप ध्यान से समझिए कि अगर आपके खेत में गेहूं हो गया, कृषि के बारे में बता रही हूँ, आपके खेत में गेहूं हो गया, तो गेहूं का जो आपको आटा पिसाना है, आटा लाना है, तो उसके लिए आप अपने घर में भी अगर जांत होता है, गाड़ के लोग उसे पीस लेते हैं, तो जो पीसता है और जो चाक है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन जो खेत से निकालते हम लोग हैं, निकाल के लाते हैं गेहूं, अनाज, कुछ भी, उसे हम पीसते, अब घर पे आ गया तो उसे हम सिर्फ जो कृषि करता है प्राथमिक सेक्टर। जैसे आप क्या करते हो, अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हो तो सिर्फ आप सर्विस करते हो। आप क्या करते हो, आप कौन से, आप किस में आओगे, टर्शियरी सेक्टर में आओगे, आप तृतीय सेक्टर में आओगे, क्योंकि आप अभी कुछ कर नहीं रहे हो, आप देख रहे हो। अभी आप मान के चलो तभी कुछ में नहीं आओगे आप अगर पढ़ते हो तो, क्योंकि आप के माँ बाप कुछ में आएंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपका सेवा कर रही हूँ, तो सेवा क्या है, एक प्रति सेवा जो होता है वो हमारा, जो हमारा सेवा है उसे में हम टर्शियरी सेक्टर में डाल सकते हैं, यानी तृतीय सेक्टर में हम उसे डाल सकते हैं।
इसी तरीके से प्राथमिक सेक्टर में आता वही व्यक्ति है जो कृषि करता है, जो किसी चीज़ का उत्पादन करता है, वही व्यक्ति किस में आता है, आपका प्राथमिक सेक्टर में आता है। प्राथमिक सेक्टर मतलब होता है कि आप प्राइमरी सेक्टर कह सकते हो। कौन सा? प्राइमरी सेक्टर आप कह सकते हो। दूसरी बात, इसका 3 भाग में बांटा गया है। अब आता है सेकेंडरी सेक्टर। कौन सी सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में निर्माण से हम लोग विनिर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण से हम लोग विनिर्माण करते हैं। मान लीजिए कि आपके खेत, जो आपके पिताश्री काम करते हैं और वो खेत में गए हैं, क्या चीज़? खेत। और खेत में जाके उन्होंने गेहूं को, जो गेहूं है, गेहूं को उन्होंने बो दिया। गेहूं जब वो खेत से उपरास देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम प्राथमिक कहते हैं। प्राथमिक सेक्टर है, लेकिन क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। लेकिन यही गेहूं अगर किसी मिल में चला गया पीसने के लिए, उसे क्या करने के लिए? पीसने के लिए चला गया, तब हम इसे कहेंगे क्या चीज़? इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा द्वितीय सेक्टर है। क्या चीज़ है? द्वितीय सेक्टर है। क्या है? द्वितीय सेक्टर है। ध्यान में आ रहा है आपको? गेहूं हुआ खेत से, उसे हम प्राथमिक बोलेंगे। उसे पीसने के लिए भेजा गया तो उसे हम कहते हैं विनिर्माण। इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है निर्माण यार। उसके बाद इसका होता है निर्माण या विनिर्माण। अब यहाँ पे ये क्या है? गेहूं वाला क्या हुआ? यहाँ पे प्राथमिक सेक्टर आया और यहाँ पे एक कृषि है। क्या है? कृषि है। तो इन कृषि के बारे में, विनिर्माण के बारे में आपको पता चला। समझ में आया? इसके बाद में तृतीय सेक्टर क्या है? तृतीय सेक्टर का मतलब यही होता है कि कोई भी बंदा जैसे ही इस गेहूं पीस दिया, गेहूं का बिस्किट बना दिया, और जैसे ही उसने बिस्कुट बना दिया, इस बिस्किट का अगर वो सप्लाई करने जाता है तो उसे हम, जैसे कि परिवहन, क्या है? सप्लायर, ये क्या है? ये आते हैं तृतीय सेक्टर में। ये क्या आते हैं? तृतीय सेक्टर में। तृतीय सेक्टर यानी क्षेत्र, बोलिए सेक्टर इंग्लिश दोनों चीज़ नहीं मिक्स करना है, यानी टर्शियरी सेक्टर में। अब आप लोग को ये समझ में आया होगा कि नहीं कि ये 3 तरीके से जो हमने देखा, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है। मान लीजिए कारखाना है जो विनिर्माण कर रहा है ना, तो कारखाना है, तो विनिर्माण यानी कारखाना में होता है, और तो कहीं नहीं अब आप लोग तृतीय में देख लीजिए कि परिवहन, पुलिस, शिक्षक, हॉस्पिटल, जो आपका सेवा करता है वो सब के सब आपका टर्शियरी सेक्टर में आएगा। समझ में आ गया बात? आगे बढ़े। अब इसके बाद मैं बताऊं आपको कि इसके बाद क्या होगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने तीनों के तीनों समझ लिया। इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले आपको ये 3 के चीज़ इसलिए बताई हूँ मैं, क्योंकि इससे आपके माइंड में तुरंत सेट हो जाएगा कि सच में अब हमें पढ़ना पड़ेगा कि कीमत क्या है। अब हमें पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे कीमत हो, प्रवाह हो, अंतिम वस्तु क्या हो। अब अंतिम वस्तु हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपने प्राथमिक सेक्टर में कृषि कर लिया, द्वितीय सेक्टर में इसे कारखाने में ले जाके विनिर्माण करवा दिया, निर्माण करवा दिया, विनिर्माण करवा दिया। तृतीय सेक्टर में आप परिवहन के साथ, यानी कि किसी बस से, किसी गाड़ी से आपने गेहूं को बिस्किट बनाने के लिए भेज दिया, किसान यहाँ पे आटा के लिए भेज दिया, इसके बाद आपने बिस्किट के लिए भेज दिया। जैसे ही बिस्किट निकल के कंपनी से आएगा तो आप तो क्या करोगे? आप तुरंत तो कंपनी से खरीदने जाते हो? नहीं जाते हो। आप कहाँ जाओगे? आप जाते हो दुकान पे। कहाँ जाते हो? दुकान पे। ये बिस्किट आता है किसके पास? दुकान के पास, दुकानदार के पास। तो दुकान के पास अगर दुकानदार के पास आ जाता है, क्या लिख दी? दुकानदार के पास अगर आता है तो बिस्किट आप जैसे ही उससे खरीदने जाते हो, क्या करने? खरीदने जाते हो। जैसे ही आप इस बिस्किट को खरीदने जाते हो और जो दुकानदार आपको दे रहा है, दुकान वाला, तो ये जो आपने खरीदा है ये आपका सेवा कर रहा है। तो इसे सेवा को हम लोग सर्विस कहते हैं।
विस कहते हैं, सर्विस कहते हैं, ठीक है। इस सेवा को हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस कहते हैं। इस सेवा को हम लोग सर्विस कहते हैं। समझ में आया। अब इस तरीके से आपने, दुकानदार ने आपका सर्विस किया और जिस इसका जैसे ही पैसे हुआ तो इसका जो अंतिम मूल्य, जो पैसे इसको मिले, इसे हम लोग अंतिम मूल्य कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम तो यहाँ पे अंतिम मूल्य देख लिए, हमें तो मेन देखना था कंपनी में, ठीक है। अब अंतिम मूल्य के बारे में आपको समझना होगा। किसी व्यक्ति ने गेहूं खरीदा था, जिस व्यक्ति, अब भाई कंपनी वाला तो कंपनी वाले से पहले तो आते हैं सब गेहूं खरीदने के लिए, गांव में आपको पता ही होगा। गेहूं उसने खरीदा और गेहूं खरीदा तो उसने 10 रुपये किलो गेहूं खरीद लिया, मानो 10 रुपये किलो गेहूं खरीद लिया। अब वो गेहूं को पिसाने गया तो वहाँ पे 5 रुपया और लग गया। तो जैसे ही 5 रुपया और लग गया तो इस व्यक्ति का टोटल 15 रुपये लग गए 1 किलो में। और जैसे ही ये कंपनी में गया तो वहाँ पे बिस्कुट बना, अब जैसे ही बिस्कुट बना तो वो बिस्कुट अगर 30 रुपया का बिकता है, 30 रुपया का एक पैकेट बिकता है, तो आप बताइए, आप पहले अपने ध्यान से बताइए कि हम लोग ये 15 तो ये हो गया, अब प्लस में ये 30 हो गया। किसी भी, अब हम क्या जोड़ेंगे इसमें, पूरे यहाँ पे 10 15 हो गया, 15 दूना के यहाँ पे 45, मतलब 15 दूना के 30, 45 रुपये टोटल हो गए। तो क्या हम लोग इसमें 45 रुपये रखेंगे? 45 रुपये नहीं रखेंगे, ये हम 45 रुपये नहीं रखेंगे। हमारा अंतिम मूल्य 30 रुपया होता है। इस 10 और 5 को हम नहीं जोड़ेंगे। सिर्फ जो व्यक्ति ने कमाया, जिस व्यक्ति ने आगे जाके कुछ पैसे में बेचा होगा और कंपनी वालों ने खरीदा होगा, कंपनी वालों ने बनाया, उस बिस्किट का 30 रुपया, या फिर वो उस बिस्कुट का उसने 200 रुपया ले लिया, 200 रुपये पर किलो पे ले लिया, वो तो उसकी मर्जी है। तो जो अंतिम मूल्य आता है यही होता है अंतिम मूल्य। लेकिन हमें अभी समझ में नहीं आया, आपको भी समझ में नहीं आया, क्योंकि देखिए अंतिम मूल्य, उसके बाद हम देखेंगे प्रवाह, स्टॉक, निवेश, विनियोग, इसके बाद सकलन निवेश, फिर निवल निवेश, मूल्यह्रास से क्या होता है, बहुत सारे कुछ आपको इस इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। इस इकोनॉमिक्स में बहुत सारे चीज़ पढ़ना है जिससे आपको समझ में आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग, ये तो खेत के बारे में, इसके बारे में मैं आपको बता रही थी। और यहाँ पे जो शर्त है, जो टर्म्स है, इस टर्म्स में 2 तरीके का होता है, एक तो संगठित होता है, एक असंगठित होता है। संगठित में वही लोग रहते हैं जो अपना संगठन काम करते हैं, सरकार काम करता है। असंगठित का मतलब होता है अपना अपना काम करना। ऑनर का मतलब होता है कि एक होता है सार्वजनिक का मतलब होता है कि सरकार सबका सेवा करता है। पुलिस है, सबका सेवा करेगा, चाहे वो चोर हो या चाहे वो मालिक हो, किसी का सेवा, वो सार्वजनिक है। एक होता है निजी का मतलब होता है प्राइवेट। किसी चीज़ को हम, जैसे हम अपना कोचिंग चलाएंगे तो प्राइवेट हमारा है, हम सार्वजनिक तभी, मतलब कि सरकार के तरफ से नहीं है, ये हम अपना स्वयं कर रखे हैं, जब चाहे बंद करेंगे, जब चाहे खोल सकते हैं। इसमें बच्चे आके पढ़ते हैं, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं माने, हमारे प्रति कोई आके पढ़ा सकता है, बस इतना चीज़ इसमें हो सकता है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आया बुक्स के बारे में। अब हम देखते क्या चीज़ है, अब हमें मेन चीज़ देखना है। जैसे हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, किसी भी चीज़ का अगर हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। उत्पादन के लिए हमें तो चाहिए ना, किसी चीज़ का अगर हम उत्पादन करें, प्रोडक्शन करें, उसके लिए हमें कोई चीज़ चाहिए। तो उसके लिए हमें पूंजी चाहिए। पूंजी का मतलब होता है कि ऋण, यानी कि हमें पैसे की ज़रूरत होगी, पैसे की ज़रूरत होती है। 4 चीज़ें हम लगा देते हैं उसमें। एक तो अपनी पूंजी लगा देते हैं, दूसरे में उसमें हमें भूमि की भी ज़रूरत होती है। मान लीजिए कि हम किसी चीज़ का, मान लीजिए हमने पेप्सी का एक कारखाना खोल दिया। अब ये संभावना नहीं है कि हमने जो खोला या फिर विदेशी जो हमारे भारत में आके खोले, मान लीजिए कोई विदेश, चाइना का ही आके सोचा कि हम एक मोबाइल का यहाँ पे फैक्ट्री खोल देते हैं, मोबाइल वाला, बहुत बढ़िया चलेगा भाई। यूपी बिहार में या फिर हरियाणा में, चाहे भारत के किसी भी राज्य में, लोग इतना ज़्यादा मोबाइल, इतना ज़्यादा गेमिंग खेलते हैं कि उत्तर प्रदेश में गेमिंग में नंबर 1 पे आ रहे हैं सब भाई।
इतना ज़्यादा मोबाइल चल रहा है, तो मोबाइल का मतलब ही ज़्यादा, मोबाइल में लोग व्यस्त हो गए हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए आपको कितने चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उत्पादन के लिए हमें 4 कारक की ज़रूरत होती है। क्या चीज़ की? 4 कारक की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि चीन वाला आ गया, चाइना से कोई व्यक्ति चीन से आ गया और कहा कि हम आपके देश में, आपके भारत में हम कोई कंपनी खोलना चाहते हैं। क्या खोलना चाहते हैं? कंपनी। तो जैसे ही वो आएगा, वो बंदा आएगा, तो उस बंदे के लिए हम लोग एक ज़मीन देंगे। ज़मीन यहाँ पे देंगे कि ठीक है, आप इस ज़मीन में अपनी कारखाना लगा सकते हो। तो जो हम ज़मीन देंगे उसके लिए हम लोग पैसे लेंगे। इसी का हम भूमि जो हम देंगे, यहाँ पे क्या है? ये भूमि है। इस भूमि को अगर हम देंगे तो इसका हम किराया लेंगे। किराया सरकार क्या कर रही है? इसका किराया ले ली। जो भी चीन से आया, कहीं से भी आया, तो उस भूमि का ये किराया ले लिया। उसके बाद में ये व्यक्ति आया और यहाँ पे कहा कि आप तो भूमि दे दिए, किराया ले लिए, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें हमें किसको चाहिए? इसे हमें काम करने वाले श्रमिक को चाहिए। तो हमने श्रमिक दे दिया, श्रमिक। और जो श्रमिक जा रहा है, जो मजदूर जा रहा है, इसका मतलब है मजदूर। जो मजदूर जा रहा है वो काम करेगा तो पैसे आपसे तो लेगा, चीन से लेगा, या फिर चीन किसी को बैठाए यहाँ पे, अपने कुछ मालिकों को बैठाएगा, या फिर भारत में ही आके किसी अन्य को ढूंढेगा कि आपको इतने सैलरी देंगे, आप आके बैठिए, इतने श्रमिकों को आपको देखना है। तो ये पैसा कौन दे रहा है? चीन वाला देगा, ये भारत नहीं इसको पैसा दे रहा है। उसके बाद में पूंजी लगाता है, चीन वाला ही क्या करेगा? पूंजी लगाएगा। क्या करेगा? पूंजी। यानी इसको क्या होगा? ऋण, मतलब इसके पास ऋण होना चाहिए। कि क्या होना चाहिए? ऋण, यानी कि इसका मतलब है ऋण, यानी इसको पैसे लगाना होगा। ये तो 3 हो गया। अब एक मालिक बचा है, चीन का जो व्यक्ति है, और इसका मतलब होता है उद्यमी। उद्यमी, एक उद्यमी होता है जो कि मालिक होता है, जिसके पास जो प्रॉफिट जाता है, मालिक होता है। ये 4 चीज़ उसने लगाया, तब उसको जाके अगर वो किसी चीज़ को बनाया, किसी चीज़ को अगर बनाता है, अगर वो मोबाइल को बनाता है, मोबाइल अगर उसने बना दिया, ठीक है, उसने मोबाइल बना दिया। अब इस मोबाइल में उसको कमाई होती है। जैसे उसने बहुत सारे इसमें माल मटेरियल सब कुछ लगाए हैं, तो सबको जोड़ेगा। श्रमिक का जोड़ लिया, भूमि का किराया जोड़ लिया, अपना पूंजी देख लिया, फिर अपना प्रॉफिट देखेगा। क्या देखेगा? अपना प्रॉफिट देखेगा। प्रॉफिट देखेगा, ठीक है। उसने प्रॉफिट अपना देखा कि हमें कितनी प्रॉफिट हो रही है। अब अपना प्रॉफिट के लिए उसने क्या किया कि जो ये 3 चीज़ लगाया है उसको सब कुछ देख लिया। अब देखा कि हमें कितनी प्रॉफिट हो रही है, उसके हिसाब से अपना मोबाइल बेचना स्टार्ट कर देगा। अब बताइए, जितनी उस बनने में मोबाइल को जितना पैसा लगा, मान लीजिए कि इस मोबाइल को बनने में मात्र 10,000 रुपया लगा होगा, या फिर इस मोबाइल को बनने में मात्र 7,000 रुपया लगा होगा। इस मोबाइल को बनने में ये 7,000 रुपया लगा होगा, तो क्या हमें इस 7,000 में ही दे देगा? क्योंकि उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है कि 7,000 का चीज़ किसी डिस्ट्रीब्यूटर को वो 10,000 में देता है। मान लो उसने 10,000 में दिया, आपके पास डायरेक्ट तो आता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उसके बाद दुकानदार के पास जाता है कि वो कोई भी माल। अब यहीं पे पूछेगा आपसे कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी इसकी क्या होती है। अब आपको नॉमिनल जीडीपी निकालनी होगी, रियल जीडीपी निकालनी होगी, ये सब तो निकालनी होगी। लेकिन क्या है आपको यहाँ पे समझ में आया कि ये चीज़ आपके पास आया, लेकिन ये सारे कट पीट करके अपना खर्च निकाल के देख के तब वो 10,000 में दिया होगा, या फिर इसको 12,000 में दे, मतलब ज़्यादा नहीं कमाएगा लेकिन वो ले लेगा, क्योंकि ये भी आगे भेजेगा तो अपने कमाएगा, फिर दुकानदार को देगा, दुकानदार कमाएगा, उसके बाद आपके हाथ में आएगा। तो जो अभी आप मोबाइल, मेरी मोबाइल आप से मैं जो वीडियो बना रही हूँ, इस मोबाइल का रेट मात्र 10,000 रुपया, इसका रेट कितना है? 10,000 रुपया है। अब ये 10,000 रुपये में मैं खरीदी हूँ, तो दुकानदार कितने में लिया होगा, इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूटर कितने में लिया होगा, यानी हर एक चीज़ का
माइंड सेट होना चाहिए। तो ये 7,000 का मोबाइल पड़ा होगा जिससे कि हमारे पास 10,000 रुपये, 3,000 का प्रॉफिट, ये बीच में जो आते हैं ये, और कुछ इसको भी प्रॉफिट चाहिए, श्रमिक को, इस मालिक को चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों को देखना है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला? भारत को कुछ मिला? भारत के क्या जीडीपी बढ़ी? यहाँ पे क्या भारत की जीडीपी बढ़ी? हाँ, यहाँ पे भारत की जीडीपी बढ़ी। ये चाइना का कंपनी है लेकिन भारत का जीडीपी यहाँ पे बढ़ता नजर आ रहा है। क्यों? एक तो उसने किराया दिया है, दूसरे काम श्रमिकों को नौकरी भी दिया है, ठीक है, उसने पूंजी भी अपना लगाया है। अगर बाई चांस छोड़ के चला जाए तो जितना कारखाना बनाया होगा वहीं पर रह जाएगा। अब यहाँ पे पता चलेगा कि इसने लगभग यहाँ से, मान लीजिए मैं 100 रुपया बोलती हूँ कि इसने 100 रुपया कमा लिया। इसने क्या किया? 100 रुपया कमा लिया। ये चीन का एक व्यक्ति था, इसने 100 रुपया कमा लिया हमारे भारत में आके। अब भारत का अगर कोई कंपनी भारत का है, कोई कंपनी कहाँ का है? भारत का है। अब भारत का कंपनी भी मान लीजिए कि 200 रुपया कमा लिया, अपनी कंपनी से इसने 200 रुपया कमा लिया। और सारी जो भी कंपनियां हैं, सब जितनी भी कंपनियां हैं, सबको जोड़ने के बाद ज़्यादा आते हैं। इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि इसने पूरे के पूरे इसकी जीडीपी, भारत की जीडीपी जोड़ी जाएगी कितनी? 300 रुपया। तो अपनी जीडीपी भी बढ़ानी है और अपनी एनएनपी भी बढ़ानी है। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद हम एनडीपी, एनएनपी, एनएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हमारा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ये भी ज़्यादा होना चाहिए और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये भी हमारा ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए, अपने माइंड से लगाइए कि ये तो जो बंदा ने कमाया था ये इसमें सब कुछ जोड़ा गया है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो बंदा ने बाहर कमा रहा है, यानी हमारा जीएनपी बढ़ा रहा है, जीएनपी बढ़ा रहा है, उस जीएनपी के बारे में हम क्या कर सकते हैं? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हमारा जीएनपी, हमारा एनएनपी, हमारा हर एक चीज़ ये बढ़ता हुआ। मान लीजिए कोई विदेश में बंदा कमा रहा है, तो क्या हम अपने इस जीडीपी में उसे काउंट करेंगे? तभी हम इस जीडीपी में काउंट करेंगे जब हम इस चाइना वाले को कट कर देंगे और कोई विदेश से अगर बंदा कमा रहा है तो उसको हम लोग जोड़ देंगे, यानी 50 रुपया उसने कमाया है तो उसको 250 रुपया हम कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को इस पूरे के पूरे यहाँ पे घटना आपको किस तरीके से, मतलब आपको समझाना है स्टॉक क्या होता है, किस तरीके से स्टॉक होता है, क्या होता है मूल्यह्रास, क्या होता है मूल्यह्रास। अब मान लीजिए कोई कंपनी ने बहुत सारे काम किए, जीडीपी में उसे काउंट कर दिया गया, अब पता चला कि कुछ माल यहाँ पे टूटे फूटे हैं तो उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। अब इस मूल्यह्रास के विषय में और जितने भी यहाँ पे हैं इसके विषय में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे आप लोगों को ये परिचय क्या अच्छा लगा, पूरा परिचय अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।